गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारी जो यूनिट चल रही है वो यूनिट चल रही है यूनिट थर्ड। तो हम यहाँ पर यूनिट थर्ड को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पर अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। यूनिट थर्ड हमारी है ओलिफिन्स हो गया और साइक्लोअल्कीन्स हो गया, ये हमारी यूनिट थर्ड है। तो यूनिट नंबर थर्ड में लास्ट वाली वीडियो तक मैंने आपको पॉलीमराइजेशन पढ़ाया था। आज हम हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अल्कीन सीरीज़ के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं इथाइलिन। सो आज हम इथाइलिन या इथीन के इंडस्ट्रियल यूजेस को पढ़ने वाले हैं कि इथाइलिन या इथीन का इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या यूज़ होता है। तो वो आज हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है। देखें, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यूनिट है आपकी यूनिट थर्ड। टॉपिक है हमारा इसके अंदर से इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ इथीन। सो हमें आज इथीन के इंडस्ट्रियल यूजेस पढ़ना है कि इथीन या इथाइलिन जिसको हम कहते हैं उसके इंडस्ट्रियल यूजेस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो इथीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इथीन का यूज़ दो जगह पे बहुत ज़्यादा होता है। दो मेन इसके यूजेस मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इसका यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री के अंदर, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर। तो एक तो इसका जो यूज़ है वो कहाँ पर होता है, फ्रूट इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है। फ्रूट्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इथीन का एक तो यूज़ पढ़ते हैं। दूसरा जो इसका मेन यूज़ होता है फ्रूट इंडस्ट्रीज़ के अलावा, एक तो आपका हो जाएगा फ्रूट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और सेकेंड अगर इसका वन ऑफ द मेन यूज़ हम यहाँ पर बात करें कि इसका जो सेकेंड यूज़ होता है इथीन का वो क्या होता है। सो फ्रूट इंडस्ट्रीज़ के अलावा प्लास्टिक्स के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रूट इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो फ्रूट इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर इसका यूज़ होता है इथीन का, है ना। और स्पेशली इसका जो कॉमनली यूज़ होता है वो बनानास के अंदर होता है और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है। बनानास के अंदर इसका मेन यूज़ होता है, और जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, है ना, यानी कि जो खट्टे होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर भी इसका जो है यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो पैकिंग फिल्म्स बनाने में, वायर कोटिंग्स बनाने में, स्क्वीज़ बॉटल्स बनाने में, इन सब में हमारा जो इथीन होता है इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर इसको हम दो क्लास में डिवाइड करें इथीन के यूजेस को, तो इसकी दो क्लासेस कौन कौन सी हो जाती हैं। हम इसकी जो फर्स्ट क्लास हो जाएगी, जो पहली क्लास रहेगी वो रहेगी फ्रूट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और इसकी जो सेकंड क्लास होती है, दूसरी जो क्लास होती है, दूसरी क्लास इसकी हो जाती है हमारी जो अल्कीन्स हमारी जो भी रहती हैं, यानी कि आपकी जो भी आपकी प्लास्टिक्स वगैरह इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर होता है। अब हम पहले फ्रूट्स के अंदर पढ़ लेते हैं कि फ्रूट्स के अंदर सबसे पहले इसका यूज़ क्या होता है डिटेल में। ये तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो फ्रूट्स का इसका यूज़ कैसे होता है। देखो इथीन कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो इथीन को बनाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग से। हाइड्रोकार्बन को जब हम क्रैक करते हैं तो हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग से हमारे क्या बनते हैं, हमारे इथीन बनते हैं, है ना। जैसे पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोलियम से इथीन बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इथीन है उसका यूज़ बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को बनाने में किया जाता है। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जैसे कि इथेनॉल हो गया, ठीक है, उसके बाद इथेनॉल की आपने प्रोसेस पढ़ी है, इथेनॉल हो गया, इथाइल क्लोराइड हो गया। तो इन सभी को बनाने में ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। और इन सभी रॉ मटेरियल्स को बनाने में, किसका यूज़ किया जाता है, इथीन का। इथीन कैसे बनता है, पेट्रोलियम की क्रैकिंग से, यानी हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम की क्रैकिंग से बनता है। और इथीन के अंदर हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं जिसके अंदर ये सारे रॉ मटेरियल्स हमको मिलते हैं, जिसमें अल्कोहल का कन्वर्जन करते हैं तो इथेनॉल हमारा मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इथीन जो होता है प्लांट में भी पाया जाता है नेचुरली, ठीक है, प्लांट में भी नेचुरली पाया जाता है। इथीन जो होता है वो प्लांट में भी पाया जाता है, जो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रूट्स की रिपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये ग्रीन हाउस के अंदर यूज़ किया जाता है इथीन, एयर के साथ में इसको हम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स होती है प्रोसेस, वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो बेसिकली फ्रूट इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो फ्रूट इंडस्ट्री में अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि इथीन का क्या यूज़ होता है, तो इथीन का यूज़ है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट को रिपन करने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इथीन जो होता है वो फ्रूट को कलर देने में और उसको रिपन करने में, इन दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये उसको कलर भी देगा, जो भी कलरफुल अपन कलर उसके अंदर देखते हैं सो कलर भी देता है। इसके अलावा उसको रिपन करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा जो भी पर्टिकुलर इथीन होता है उसका यूज़ होता है। उसके बाद ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ये कुछ दिनों के लिए होती है ना। जितना ज़्यादा इथीन का यूज़ पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर रहेगा, जितना ज़्यादा कंटेंट इथीन का रहेगा, जितना ज़्यादा वो इथीन कंटेंट करेगा, उतना ही ज़्यादा फ्रूट की रिपनिंग होती है। तो फ्रूट्स की रिपनिंग के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है हमारा किसका, इथीन का। तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट हमारा हो जाता है यहाँ पर प्लास्टिक्स के अंदर इथीन का क्या यूज़ है, ठीक है। प्लास्टिक्स के अंदर इथीन का क्या यूज़ है, तो इथीन का इंडस्ट्रियल यूज़ सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो वो प्लास्टिक्स के अंदर देखते हैं। हमने एक प्रोसेस पढ़ी है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, इथीन से पॉलीथीन बनाते हैं। पॉलीथीन वाइडली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला क्या होता है, प्लास्टिक होता है। और उसको कैसे बनाया जाता है, जब हम इथीन को लेते हैं और इथीन के अंदर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करवाते हैं, जहाँ पर हमारी जो इथीन होती है वो एज अ मोनोमर यूनिट काम करती है। तो उस इथीन से किस में कन्वर्जन होता है, उस इथीन से पॉलीथीन के अंदर कन्वर्जन होता है ना, पॉलीथाइलिन या पॉलीथीन हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस करवाते हैं, है ना, पॉलीमराइजेशन जो भी हम प्रोसेस करवाते हैं वो दो तरह से होती है, ठीक है। या तो वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, क्योंकि जो भी दो कैटेगरी के हमारे पॉलीथीन रहते हैं जो हम बनाते हैं, तो या तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हम करवाते हैं या विदाउट कैटलिस्ट हम रिएक्शन करवाते हैं। दोनों ही केस में हमें पॉलीथीन मिलता है, लेकिन दोनों की क्वालिटी के अंदर डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हाई डेंसिटी पॉलीमर अगर हमको बनाना हो, तो उस केस में हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। वो कैटलिस्ट होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। जिगलर-नाटा जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है। जबकि जब हम विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन करवाएंगे तो हमें लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगा। तो ये दो डिफरेंस हैं जो दोनों के अंदर हम पढ़ते हैं। सो प्लास्टिक इंडस्ट्री में सबसे पहले तो रिएक्शन करके वो ये बनाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पॉलीमराइजेशन एक तरह की कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। जब भी हम किसी एलिमेंट का क्या करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि उसमें से हमेशा क्या होगी, हीट क्या होती है, हीट हमेशा उसमें से बाहर होती है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। और इसीलिए इस प्रोसेस को होने में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है
हाई प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पर प्लास्टिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एग्जांपल ही हमारा पॉलीथीन है, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड से लेकर रैप्स के अंदर, दूसरी बॉटल्स के अंदर, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं मेनली जो हमारे हाउस होल्ड के अंदर डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं, उन सभी के अंदर पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इसका थोड़ा यूज़ कम किया जाने लगा है। रीज़न इज़ दैट कि जो पॉलीथीन होती है उसको डिग्रेड करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, डिग्रेडेशन इसका बहुत ही मुश्किल होता है। दैट्स वाई पॉलीथीन का यूज़ काफ़ी कम किया जाने लगा है, क्योंकि ये बहुत ही ये डिग्रेड या तो नहीं होते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर इनको डिग्रेड किया जाए तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, और इनको खाने से जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं पॉलीथीन को खा लेते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए पॉलीथीन का जो यूज़ है अभी बहुत कम किया गया है, लेकिन एकदम इसको बंद भी नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे पास में अभी भी इसका कोई अल्टरनेट मीडियम नहीं है, अल्टरनेट दूसरी चीज़ हमारे पास में नहीं है जिसको हम पॉलीथीन के रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकें। दैट्स वाई अभी हम इसी का मेनली यूज़ करते हैं। तो एक तो हो गया आपका फ्रूट, दूसरा हो गया आपका प्लास्टिक, तीसरा हम बात करते हैं पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी, देखिए पीवीसी जो होता है वो भी एक तरह का क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरीके का पॉलीमर ही होता है ना, जो मोनोमर यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है। सबसे पहले इसके यूजेस पर हम जाएं उसके पहले मैं आपको इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता देती हूँ कि हम पीवीसी को बनाते कैसे हैं, पीवीसी का मैन्युफैक्चर हम कैसे करते हैं। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो मोनोमर यूनिट कौन सी होती है, उस मोनोमर यूनिट को हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड क्या होती है, विनाइल क्लोराइड इसकी मोनोमर यूनिट होती है। सो विनाइल क्लोराइड जो है वो इसकी मोनोमर यूनिट होगी, किसकी मोनोमर यूनिट होगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की मोनोमर यूनिट होगी। विनाइल क्लोराइड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो विनाइल क्लोराइड के अंदर क्या होता है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये होता है आपका विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब इस विनाइल क्लोराइड को हम क्या करवाते हैं, पॉलीमराइज करवाते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। जब इस विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन होगा, है ना, जब भी हम इस विनाइल क्लोराइड का क्या करवाएंगे, इस विनाइल क्लोराइड का हम यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, ये विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होगा। तो ये विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइज करके पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इस चेन फॉर्म में इस तरीके से पूरा आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। तो इथीन खुद इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन इथीन के जो कंपाउंड हमें मिलते हैं, इथीन जो कंपाउंड बनाता है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं विनाइल क्लोराइड की, तो विनाइल क्लोराइड एक मोनोमर यूनिट है जिसके हम जब रिएक्शन करवाते हैं, है ना, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तो ये क्या बनाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, क्लियर। अब इसका जो ये जो होते हैं रबर, स्टील, सैरेमिक्स, ग्लास, ठीक है ना, ये जितने भी हैं ये सारे किससे रिप्लेस किए जाते हैं, ये सारे हमारे पीवीसी से रिप्लेस किए जाते हैं। इनको हम पीवीसी से रिप्लेस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल मटेरियल होते हैं, ठीक है, और इनको हम किससे रिप्लेस करते हैं, पीवीसी से। अगर इसके अंदर हम बहुत सिंपल सा मॉडिफिकेशन भी करें तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर बहुत ही सिंपल सा आप इसके अंदर क्या कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो इसकी जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ रहेंगी मटेरियल की, है ना, वो बहुत सारी एप्लीकेशन देती हैं और अलग अलग तरह के मटेरियल्स को फॉर्म करती है। ठीक है, अलग अलग तरह के मटेरियल को फॉर्म करती है। जैसे थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करें, थर्मोप्लास्टिक के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर हमारा पीवीसी को यूज़ किया जाता है ना। तो ये यूवी रेस के अगेंस्ट में काम करती है, यूवी रेस के अगेंस्ट में क्या करती है, काम करती है। इसके अलावा पीवीसी के और भी यूजेस होते हैं, जैसे कि पैकेजिंग के अंदर हो गया, वायर कोटिंग के अंदर हो गया, है ना, इन सब के अंदर इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पीवीसी हो गया। अब इसी तरीके से जो इथिन का एक और कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टायरीन। देखिए स्टायरीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टायरीन जो होता है, स्टायरीन का फॉर्मूला होता है
CH2 डबल बॉन्ड CH, जहाँ पे Cl था उसकी जगह पे आ जाता है C6H5। तो ये इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो इससे हमें पॉलीस्टाइरीन मिलता है। क्या मिलता है? पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन मिलता है। तो ये हमारा स्टाइरीन था, ये हमारा क्या था? ये हमारा स्टाइरीन था। और इसका जब हमने क्या करवाया, इसका जब हमने पॉलीमराइजेशन करवाया तो इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा पॉलीस्टाइरीन। क्या मिलेगा? इससे हमको पॉलीस्टाइरीन मिलेगा। तो पॉलीस्टाइरीन जो होता है उसका भी यूज़ किस में किया जाता है? पैकेजिंग के अंदर किया जाता है, ठीक है। इसका भी यूज़ किस में किया जाता है? इसका भी यूज़ आपका पैकेजिंग के अंदर किया जाएगा, है ना। तो मोनोमर यूनिट आपकी क्या हो गई? इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से हमको क्या मिल गया? विनाइल क्लोराइड से हमको मिल गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जब हम बात करेंगे स्टाइरीन की तो स्टाइरीन से हमको क्या मिल जाएगा? पॉलीस्टाइरीन मिल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर स्टाइरीन की भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि स्टाइरीन जो होगा उससे हम पॉलीस्टाइरीन कैसे बनाते हैं। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ में ये जुड़ जाती है आपकी एक बेंजीन रिंग, ठीक है, ये स्टाइरीन होता है और बाहर हमने लगा दिया है N। अब क्या होगा? कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, है ना। तो क्या होगा? जो डबल बॉन्ड था बीच का वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। देखिए इस तरीके से, और ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन, है ना, ठीक है। देखो अब अगर हम बात करते हैं विनाइल क्लोराइड की, विनाइल क्लोराइड का और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? देखिए, एक तो इसका यूज़ होता है शूज़ के अंदर, दूसरा इसका यूज़ होता है क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, ये मैं विनाइल क्लोराइड की बात कर रही हूँ। तीसरा इसका यूज़ होता है हैंडल बार ग्रिप्स के अंदर। चौथा होता है फ्लोर टाइल्स के अंदर। ये इसके यूजेस हैं, किसके हैं? विनाइल क्लोराइड के, है ना। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? जो विनाइल क्लोराइड होता है ये टॉक्सिक होता है, सबसे पहले तो थोड़ा जहरीला होता है, और ये HCl को प्रोड्यूस करता है जब हम इसको क्या करते हैं? बर्न करते हैं। जब हम इसको बर्न करेंगे तो किसको प्रोड्यूस करेगा? HCl को प्रोड्यूस करेगा। ये विनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब हम स्टाइरीन की बात करते हैं। स्टाइरीन के यूजेस क्या क्या हैं? स्टाइरीन का सबसे पहला यूज़ होता है फूड कंटेनर्स के अंदर। सबसे फर्स्ट यूज़ काय में हो गया? फूड कंटेनर के अंदर। फिर CDs के अंदर, CD कैसेट्स, इनके अंदर इसका यूज़ होता है। प्लास्टिक कप्स के अंदर इसका यूज़ होता है, प्लास्टिक कप्स के अंदर इसका यूज़ होता है। TV कैबिनेट्स के अंदर इसका यूज़ होता है, ठीक है। TV कैबिनेट्स के अंदर इसका यूज़ होता है ना। पॉलीमर कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। एक तो ये पॉलीमर कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरा ये हार्ड होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है और कैसा होता है? और ये हार्ड होता है। तो विनाइल क्लोराइड टॉक्सिक होगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। जबकि स्टाइरीन कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है और कैसा होता है? हार्ड होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं एंटी फ्रीज, इसका जो यूज़ है एंटी फ्रीजर्स प्रॉपर्टी के अंदर भी इसका यूज़ होता है। प्लास्टिक्स हो गया, कुछ कंपाउंड्स हो गए इथाइलिन के, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड हम कैटेगरी की पढ़ लेते हैं, एंटी फ्रीज कैटेगरी। देखिए इसमें हम बात करते हैं इथेन 1,2 डायोल या इथाइलिन ग्लाइकोल को हम ले लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डायोल, है ना। तो इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डायोल का फॉर्मूला ये होता है CH2OH CH2OH। ये होता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डायोल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डायोल कहते हैं। अब ये जो होता है ये एंटी फ्रीजिंग कंपोनेंट कहलाता है हमारा, एंटी फ्रीजिंग
कंपोनेंट कहलाता है। और इसका जो भी अनदर केमिकल जो प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, इथीन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इथीन के थ्रू। अब प्योर फॉर्म में अगर हम बात करें इथाइलिन ग्लाइकोल की, तो प्योर फॉर्म के अंदर जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है वो कलरलेस होता है और विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है, विस्कस लिक्विड होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, एक ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक आपका ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना। इसीलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप होने की वजह से इसकी अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर एंटीफ्रीज सॉल्यूशंस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को हम किसके साथ में, वाटर के साथ में मिक्स करते हैं और इसका जो भी एक्वा सॉल्यूशन रहेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो ज़्यादा रहता है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ही कम होगा नॉर्मल वाटर से, है ना। इस वजह से ये आयरन के ऊपर कोरोजन क्रिएट नहीं करता, ठीक है। इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कार रेडिएटर्स बनाने में। इसका यूज़ नॉर्मली जो इथाइलिन ग्लाइकोल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है वो कार रेडिएटर्स के अंदर होता है। तो ये इसका वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है। फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, इथेनॉल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इथेनॉल का हम यूज़ कहाँ पर पढ़ते हैं। तो अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इथीन को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, मतलब इथीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यानी कि वाटर के साथ में इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है यहाँ पर इथेनॉल। जब भी हम वाटर के साथ में इथीन की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाता है इथेनॉल, जो किसकी तरह यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। एज अ सॉल्वेंट इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इथेनॉल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इंक्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका यूज़ एज अ रिएजेंट किया जाता है और इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हैं। तो इथीन और वाटर की कोई भी आप फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट को ले लें और उसकी प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहाँ पर इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, इसका रेशियो पढ़ लेते हैं हम यूजेस का। मैंने आपको कौन कौन से यूजेस इसके अंदर पढ़ाए, किस में ज़्यादा है और किस में कम है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसका यूज़ बताया पॉलीथीन के अंदर, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि ये इसका यूज़ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के अंदर किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ फाइबर्स के अंदर भी किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसका यूज़ पॉलीथीन्स मतलब प्लास्टिक्स और जो दूसरे कंपाउंड होते हैं पॉलीथीन और इन सब के अंदर किया जाता है। फिर इसके अंदर मिसलिनियस इसके यूजेस हैं जिसमें इथेनॉल भी आपका कंटेंट हो गया, ठीक है, वो मिसलिनियस के अंदर आ गया, है ना। फिर पीवीसी की हम बात कर रहे थे, पीवीसी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है वो कहाँ पर होता है, पॉलीस्टाइरीन और कोपॉलीमर्स। यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन एंड कोपॉलीमर्स, तो ये सभी इसके यूजेस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो पॉलीथीन का होता है, लगभग 50% यूज़ पॉलीथीन का रहता है। पीवीसी का यूज़ 15% है, 15% हम पीवीसी को यूज़ करते हैं। एंटीफ्रीज सॉल्यूशन में 10% तक इसका यूज़ होता है। फाइबर्स के अंदर 5% इसका यूज़ होता है। फिर पॉलीस्टीरीन और कोपॉलीमर्स में 10% इसका यूज़ हो गया और उसके बाद में हमारा 10% मिसलिनियस यानी कि इथेनॉल वगैरह के अंदर इसका यूज़ होता है। तो ये उसका ओवरऑल, तो सबसे ज़्यादा इसका जो प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन होता है उसमें इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको रेशो भी बता दिया। तो यहाँ पर ये हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर अप किया है टॉपिक जिसको हम कह रहे थे इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ इथीन या इथाइलिन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल
डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। दूसरी चीज़, हाँ, यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने आपके लिए दूसरा चैनल हमारा तैयार किया है जिसको हम कह रहे हैं पर्सनल ट्यूटर 2। सो पर्सनल ट्यूटर 2 पर हमने आपको सारा कंटेंट दिया हुआ है। सो वहाँ से आप हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं अब आपको दोनों चैनल पे दिखाई देंगे, यानी पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2। तो इसी तरीके से हमारा जो दूसरा चैनल है यानी कि पर्सनल ट्यूटर 2, उसको भी आप वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।